हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। और देखिए कल वाली क्लास जहां हमने छोड़ी थी, मैंने पूरा एक प्राचीन भारत का एक परिचय बताया था कि हमें प्राचीन भारत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, जो पिछली वाली क्लास हमारी हुई है उसमें मैंने प्राचीन भारत का पूरा एक सामान्य परिचय बताया था कि शुरुआत से हम कहाँ किस चीज़ को पढ़ते हैं, कहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास यानी भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है और सबसे पहले भारतीय प्रागैतिहासिक काल को किसने बताया। ठीक है, कौन विषय पटल पर लेकर आया था भारतीय इतिहास को। ठीक है, तो इतिहास के बारे में मैंने जानकारी पहले ही दे दी थी कि इतिहास होता क्या है। एक बार देख लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। देखिए, इतिहास के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जब मैंने सिलेबस बताया था यूपीएससी का, वहीं मैंने बताया था कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि इतिहास क्या होता है। देखिए पहले बता देते हैं कि इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, 3 शब्दों के मेल से बना है इतिहास। ठीक है, इति और है प्लस आस। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं पीछे का। ठीक है, इति यानी 3 शब्दों के मेल से तो बना है और जिसका अर्थ होता है कि ऐसा अतीत में हुआ है, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यानी वो जो घटनाएं हैं जो अतीत में हो चुकी हैं ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, इसे इतिहास ही कहते हैं। अब सीधा सीधा इसकी सिंपल लैंग्वेज वही है कि अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जिस शास्त्र पुस्तक या वस्तु से हमें जानकारी मिलती है उसे इतिहास कहते हैं। तो चलिए हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक अगर इतिहास की बात आए और वहाँ पर हम हेरोडोटस को ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, इनके विषय में मैंने बताया था कि हेरोडोटस कौन थे। ठीक है, हेरोडोटस के विषय में मैंने बताया था कि कौन थे और इन्होंने क्या कौन सी पुस्तक का निर्माण किया और उस पुस्तक से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, इसके विषय में भी हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में। एक बार देख लेते हैं। ये एक यूनानी थे। ठीक है, जन्म इनका होता है तुर्की में, मृत्यु होती है इटली में, लेकिन राष्ट्रीयता ये जो इनके पास राष्ट्रीयता होती है वो होती है यूनानी राष्ट्रीयता। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इन्होंने जिसकी जानकारी दी थी वो यूनानियों के विषय में जानकारी दी थी। इन्होंने यूनानी साम्राज्य के विषय में इनकी जानकारी थी। ठीक है, जन्म के बारे में बात करें तो 484 इनका जन्म हुआ था। 484, देखिए कहीं कहीं 492 भी आता है। 484 BC, याद रखना 484 BC या 492 BC भी आता है। मृत्यु की बात करी थी हमने वहाँ पे कि मृत्यु कब हुई थी इनकी, 425 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए ये हो गया। अब देखिए इन्होंने हिस्टोरिका जो लिखी थी तो ये यूनानी जो जितने भी शासक थे उन्होंने किन किन क्षेत्रों पे विजय प्राप्त करी और कौन कौन से शासक आए, उन शासकों के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, इन्हीं के बारे में हमें हिस्टोरिका से जानकारी मिलती है। ठीक है, हिस्टोरिका। ठीक है, याद रखना इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। पूछ लेता है कभी कभी के हेरोडोटस जो कौन थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था। चलिए हो गया, आगे देखिए। देखिए भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को उद्घटित करने का सर्वप्रथम यानी प्रागैतिहासिक काल को तो भारतीय, ठीक है, आप टॉपिक बाय टॉपिक देखते चलिए थोड़ा सा, क्योंकि कल डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। तो भारतीय प्रागैतिहासिक, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज। अब ये डॉक्टर प्राइमरोज कौन थे? ठीक है, तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित, ठीक है, करने का श्रेय ठीक है किसको जाता है? एक व्यक्ति थे, नाम था इनका डॉक्टर प्राइमरोज। याद रखना, नाम याद रखना। ठीक है, 1842 में, ठीक है, श्रेय 1842 में एक व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, 142 AD लिख लीजिए आप। ठीक है, AD 1842 AD में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका डॉक्टर प्राइमरोज। याद रखना, डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज एक व्यक्ति थे और ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे ये। इन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगासुर नामक स्थान से कुछ उपकरण प्राप्त करे। ठीक है, कहाँ से? कर्नाटक से। याद रखना, कर्नाटक राज्य, वर्तमान कर्नाटक राज्य के, ठीक है, एक, ठीक है, रायचूर जिला था। याद रखना, रायचूर। ठीक है, रायचूर जिला। ठीक है, जिला कौन सा था? रायचूर। और रायचूर के लिंगासुर नामक स्थान से,
ठीक है, लिंगासुर ये स्थान है, वहाँ पर एक जगह है लिंगासुर। यहीं से 1842 में इन्होंने कुछ उपकरण प्राप्त करे थे प्रागैतिहासिक काल के। भारत की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर की, कर्नाटक में, ठीक है, 1842 में। अब उनमें इन्होंने जो उपकरण प्राप्त करे थे, उपकरण में क्या क्या थे? देखिए उपकरण में जो थे, देखिए कुछ पत्थर से बने हुए औजार थे, पत्थर के बने हुए औजार, क्योंकि देखिए अब बात करेंगे हम, शुरुआत से वहीं चलता है, पाषाण काल जो चलता है, तो पाषाण काल में वही चीज़ें आती हैं, पत्थरों के बारे में बात करते हैं। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने उपकरण जो प्राप्त करे थे, तो उन उपकरणों में पत्थर के बने हुए कुछ औजार थे, ठीक है, छोटे बड़े कुछ औजार थे। जब इन्होंने इसका अध्ययन किया, यानी जब इन्होंने अध्ययन किया गहराई के साथ, तो इन्होंने पाया कि ये उपकरण किस काल से संबंधित थे? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे, ठीक है। किससे संबंधित थे? प्रागैतिहासिक काल, यानी किस काल से संबंधित थे? ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। देख लीजिए, सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी? 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने। कौन थे ये? ब्रिटिश अधिकारी, यानी ब्रिटिश सरकार में एक अधिकारी के पद पे थे, और ये कर्नाटक गए, ठीक है, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगासुर नामक स्थान से इन्होंने कुछ उपकरण प्राप्त किए थे। अभी भी भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है, इतनी बढ़िया नहीं मिली थी। उसके बाद आगे एक पर्सन और आए थे, नाम याद रखना, अभी बहुत सारे पर्सन आएंगे इसमें, देखेंगे आप, बहुत सारे व्यक्ति भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे जो आए थे, नाम था इनका जॉन इवांस, ठीक है। 1853 में जॉन इवांस, ठीक है, याद रखना 1853 में एक व्यक्ति और आए थे, 1853 एडी में, ठीक है, 53 एडी, ठीक है, 1853 एडी। आगे बात चलते हैं, तो एक व्यक्ति थे, नाम था इनका जॉन इवांस, ठीक है, जॉन इवांस, जॉन इवांस, एक व्यक्ति थे जॉन इवांस, इनका नाम याद रखना। अब इन्होंने क्या काम करा ये, ठीक है, इन्होंने कुछ दिख नहीं रहा, क्या ये कलर दिख नहीं रहा क्या? अच्छा चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, जॉन इवांस एक व्यक्ति थे, इन्होंने, ठीक है, नर्मदा, यानी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी से, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, ये नर्मदा नदी घाटी का जो आप मध्य प्रदेश में देखोगे, तो वहाँ पर एक स्थान था जबलपुर। कहाँ था? जबलपुर, याद रखना। तो जॉन इवांस ने जबलपुर, मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश में जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर के आसपास 1853 में इन्होंने कुछ उपकरण इन्होंने भी प्राप्त किए थे, और जब इन्होंने अध्ययन किया इस चीज़ का, तो इन्होंने पाया कि ये किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अभी प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, अभी आएंगे सीधा, ठीक है, कंटिन्यू एक सीरीज चलेगी, तो उसमें भी चलेंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल देख लेते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले जानकारी किसने दी थी इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 1853, उसके बाद देखिए एक व्यक्ति और आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो नाम था इनका रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ब्रूसफुट। समय थी तिथि की बात करें तो 1863, ठीक है, 1863 एडी में, ठीक है, 1863 एडी में। नाम याद रखना इनका रॉबर्ट ब्रूसफुट, बहुत पूछा भी जाता है, रॉबर्ट, ठीक है, ब्रूसफुट, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक व्यक्ति थे, इन्होंने 1863 एडी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक जगह है, आप याद रखना, अतिरिपक्कम, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अतिरिपक्कम से इन्होंने कुछ कुल्हाड़ियाँ प्राप्त करी, कुछ उपकरण प्राप्त करे, और जब इन्होंने इसका अध्ययन किया, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये किस काल से संबंधित थे? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। यानी इन्होंने, देखिए इनका नाम क्यों आता है? क्योंकि देखिए मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया औजार क्या था? हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी थी, यानी हैंड एक्स कहते हैं जिसे। 1863 एडी में इन्होंने खोज की थी इसकी, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अतिरिपक्कम नामक स्थान से इन्होंने मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली हाथ कुल्हाड़ी की खोज करी थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले भारत में, ठीक है, पाषाणकालीन वस्तुओं की खोज करी थी, वहीं से करी थी इन्होंने खोज, आंध्र प्रदेश वाले, ठीक है, इसके आसपास नदियों के आसपास वाले क्षेत्र, यानी कृष्णा नदी के आसपास वाला क्षेत्र था, वहीं से इन्होंने औजार प्राप्त करे थे, और इन्होंने बताया कि ये किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। अभी बताऊंगा कि कैसे इसकी जानकारी निकालते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम करा था? इन्होंने हैंड एक्स, क्या? तो कृष्णा नदी घाटी से, कृष्णा, ठीक है, नदी घाटी से, कृष्णा नदी घाटी से, ठीक है, कुछ वस्तियां प्राप्त करी थी, वस्तियां, ठीक है, कुछ वस्तियां प्राप्त करी, और जब इन्होंने इन वस्तियों को देखा, कि इनको जब गहराई के साथ अध्ययन किया, तो इन्होंने बताया कि ये किस काल से संबंधित थे?
प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन हाथ की कुल्हाड़ी वाला आ जाए या फिर आपके ठीक है बस्तियों के बारे में आए कि प्रागैतिहासिक कालीन बस्तियों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ठीक है, क्योंकि एक तो हैंडेक्स वाला आ जाएगा, दूसरा आपका जो आ जाएगा क्वेश्चन यहाँ से वो आ जाएगा कि प्रागैतिहासिक कालीन यानी पहली पाषाण बस्तियाँ किसके द्वारा खोजी गई थी, तो रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा। तिथि की बात करें तो देखिए 1863 मैंने बता दिया है इसमें ठीक है। चलिए तो कहाँ से खेती गई थी, कृष्णा नदी घाटी से। उसके बाद एक पर्सन और आए थे ठीक है 1930 में MC बर्किट। 1930 में MC बर्किट इन्होंने भी ठीक है, इन्होंने कृष्णा नदी घाटी से ही कुछ उपकरण प्राप्त करे थे। कुछ बाद में इन्होंने बताया था कि बस्तियों के बारे में बताया था कि नाम क्या था इनका, MC बर्किट ठीक है। 1930 में 1800 नहीं 1930 में ठीक है एक व्यक्ति आए थे, नाम था इनका MC बर्किट, याद रखना MC बर्किट ठीक है। MC बर्किट ने इन्होंने भी कृष्णा नदी घाटी से कुछ उपकरण प्राप्त किए थे ठीक है। दक्षिण भारत में पाषाणकालीन ठीक है उपकरण प्राप्त किए थे इन्होंने 1930 में, यानी पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त करे थे MC बर्किट ने 1930 में। तो इनके बारे में भी आता है कि अब दक्षिण में देखिए कौन कौन दो पहुंच गए, एक तो आपके रॉबर्ट ब्रसफुट ठीक है, पहले यही यहाँ पे कर्नाटक के, क्योंकि ये दक्षिण भारत से ही खोजते हैं, मध्य प्रदेश यहाँ से खोजते हैं। लेकिन सबसे प्रामाणिक जानकारी जो दी थी किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई थी तो 1935 में। आप नाम याद रखना कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी सर्वप्रथम जो दी गई थी वो पीटरसन एवं डी टेरा के द्वारा दी गई थी ठीक है। इन्हीं के मत को माना गया था बाद में कि भारत में प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ पे लोग थे, बस्तियाँ थी उनकी, लोगों के द्वारा यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ की जाती थी। चलिए ठीक है, तो 1935 में क्या नाम था इनका, पीटरसन एवं डी टेरा। पीटरसन एवं डी टेरा। तो पीटरसन एवं डी टेरा के द्वारा सबसे प्रामाणिक जानकारी दी गई थी 1935 AD में ठीक है। चलिए ये तो था आपका जो प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय वगैरह जो जाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं हम। बाकी तो आप जानते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, अभी बताया भी था मैंने ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा कार्बन डेटिंग विधि से भी देख लीजिए कि हम अभी बात भी करी थी हमने इनकी कि जानकारी ली, उन्होंने बताया जब इन्होंने उपकरण प्राप्त करे तो इनके बारे में जब इन्होंने अध्ययन किया तो बताया कि ये किस काल से संबंधित थे। तो इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये किस काल से संबंधित है, तो इसके लिए देखिए दो विधियाँ यूज की जाती हैं। कितने विधि क्या है, किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए ठीक है, किसी वस्तु की आयु का ठीक है, किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए दो विधियों का यूज किया जाता है। याद रखना दो विधियां, कितनी है, दो विधियां होती हैं। किसी भी वस्तु का हम आयु का पता लगाते हैं तो इसके लिए दो विधियां होती हैं। अब ये दो विधि कौन सी होती हैं, देखिए एक तो होती है कार्बन डेटिंग विधि, याद रखना कार्बन डेटिंग विधि। एक होती है यूरेनियम, कौन सी होती है, यूरेनियम। एक होती है यूरेनियम डेटिंग विधि। ठीक है, यूरेनियम पद्धति भी कहते हैं इसे, यूरेनियम डेटिंग विधि भी कहते हैं। अब दोनों में देखिए डिफरेंस समझिए क्या होता है कि बहुत से क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है और इसमें ये चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है, तो आप देखिए वहाँ पे क्या करोगे, कार्बन डेटिंग विधि लगा सकते हो वहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए अब याद रखना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमारी 50,000 साल से पुरानी है तो उस वस्तु की आयु हम निकालते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि से। याद रखना किससे, देखिए यूरेनियम डेटिंग विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है, देखिए जब किसी वस्तु की आयु ठीक है, जब किसी वस्तु की आयु ठीक है, जब कोई वस्तु सॉरी ऐसे लिखनी है, जब कोई वस्तु ठीक है, जब कोई वस्तु जिसकी हमें आयु निकालनी है, जब कोई वस्तु 50,000 ठीक है, 50,000 साल पुरानी है, 50,000 साल से ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है ठीक है,
उसमें हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि का। याद रखना, यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारी कोई वस्तु 50,000 साल से पुरानी है तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि का। जैसे कि हमारी पृथ्वी की आयु निकालनी है, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आयु क्या है, 50,000 साल से बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, और पता नहीं है कि पृथ्वी मानते कि 4.6 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए वो ज्योग्राफी वाला जो आएगा टॉपिक उसमें कराएंगे उसको, बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, कि जब किसी वस्तु की आयु जब कोई वस्तु 50,000 साल से पुरानी है, ठीक है, तो उसकी आयु निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, और जब किसी वस्तु की आयु यानी 50,000 अब से लेकर के 50,000 साल तक के बीच में है, तो इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके में इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बन डेटिंग विधि का। अब देखिए 50,000 साल के बीच में जो वस्तु है, 50,000 साल, ठीक है, 50,000 साल के बीच यानी 1 से लेकर 50,000 तक के बीच की जो वस्तु होती हैं, उनकी आयु निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि का। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पूछ ले कि कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार किसने किया था। तो एक व्यक्ति थे, नाम था इनका, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, B.F. लीवी, इनका नाम याद रखना, B.F. लीवी। ठीक है, B.F. लीवी, ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि के आविष्कारक थे, नाम था इनका B.F. लीवी। ठीक है, और इन्होंने कब इसकी खोज करी थी, 1946 में। 1946 में B.F. लीवी के द्वारा कार्बन डेटिंग विधि का विकास किया गया था। और B.F. लीवी कौन थे, ये एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे। ठीक है, कौन थे ये, अमेरिकी रसायन शास्त्री, अमेरिकी रसायन शास्त्री थे। ठीक है, ये एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे और इन्होंने ही 1946 में कार्बन डेटिंग विधि का विकास किया था। नाम था इनका B.F. लीवी। चलिए ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम मानव के थोड़े से उदय की बात कर लेते हैं कि इतिहास के बारे में हमें बात करी तो इतिहास कहाँ से बनता है, इतिहास के बारे में कैसे। अब जब हम किसी भी देश या किसी भी उसका, ठीक है, इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए इतिहास बनता किससे, एक तो व्यक्ति, ठीक है, कोई गतिविधियाँ होनी चाहिए, इतिहास तभी तो बनेगा। ठीक है, तो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मानव के बारे में बात करते हैं, उसके द्वारा संस्कृति, सभ्यता, इन सभी के बारे में हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं क्योंकि उस देश की संस्कृति क्या है। देखिए पहचान किसी भी देश की दो चीज़ों से होती है, एक सभ्यता से, एक संस्कृति से। ठीक है, और सभ्यता संस्कृति किससे मिलकर बनेगी, भाई मानव के द्वारा ही बनेगी, यानी मानव ही तो उसको क्रिएट करता है, सभ्यता को और संस्कृति को। ठीक है, चलिए तो इसमें थोड़ा सा मानव के उदय की बात कर लेते हैं। मानव का उदय, मानव का उदय, ठीक है, मानव के उदय की बात करें तो मानव का उदय उन प्राइमेट जीवों से प्राइमेट जीवों से हुआ है। ठीक है, यानी मानव का उदय उन जीवों से हुआ जिन्हें हम प्राइमेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यानी मानव का उदय, मानव का उदय, ठीक है, उन जीवों से हुआ है जिन्हें प्राइमेट कहते हैं, जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमेट में कौन कौन आते हैं, जैसे इसमें आता है आपके लंगूर हो गए, बंदर हो गया, ठीक है, छछूंदर हो गया, ठीक है, छछूंदर। तो कुछ इस प्रकार के जीव आते हैं, इन्हीं से मानव का उदय माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है, प्राइमेट जीवों से हुई है, यानी उन जीवों से हुई है जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। देखिए अब मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। ठीक है, समुद्र से उत्पत्ति मानी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम पढ़ते भी आए हैं, आपने देखा होगा छठी क्लास में भी, छठी 7वीं क्लास में भी है ये। ठीक है, कि मानव का विकास, मानव की उत्पत्ति, तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, और इसकी समुद्र से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं, समुद्र से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, थोड़ा सा हट के चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक से।
1982 में एक भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, पदार्थ थे, नाम था इनका डॉक्टर सोनकिया, ठीक है। 1982 में एक भारतीय व्यक्ति, ठीक है, डॉक्टर थे, नाम याद रखना, पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, एक भारतीय थे, नाम था इनका डॉक्टर सोनकिया, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अफ्रीका उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये भी आए थे, इन्होंने अपना तर्क दिया था, क्या दिया था देखिए। तो डॉक्टर सोनकिया के द्वारा 1982 में मध्य प्रदेश के, याद रखना मध्य प्रदेश, ठीक है, अभी पढ़ोगे आप आगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के हथनौरा, याद रखना हथनौरा, ठीक है, मध्य प्रदेश के हथनौरा से एक मानव खोपड़ी प्राप्त करी गई थी। इन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश के हथनौरा से एक मानव खोपड़ी प्राप्त करी गई, और जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर जो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश के हथनौरा से, क्योंकि यहाँ से इन्होंने एक मानव खोपड़ी प्राप्त करी, ठीक है, क्या करी थी इन्होंने, मानव खोपड़ी, ठीक है, मानव खोपड़ी प्राप्त करी। और जब इन्होंने इसका अध्ययन किया, ठीक है, और इन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से ना होकर के भारत के मध्य प्रदेश के हथनौरा से हुई है, ठीक है। तो इन्होंने इसको गलत ठहरा दिया कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी। क्यों जी, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ये तो थी मानव की उत्पत्ति को लेकर के, बताया था कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है, वो मैं बता भी चुका हूँ यहाँ पीछे इधर ही साइड में। अब देखिए ये हो गया मानव की उत्पत्ति को लेकर के। अब इस मानव की उत्पत्ति जो हुई थी तो इसे क्या कहा गया था, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो मानव की उत्पत्ति हुई थी तो इसे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहते थे। क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स कहा गया था। यानी वह मानव जो अफ्रीका महाद्वीप में जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसे ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स कहते थे। क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स कहते थे। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में मानव की जो उत्पत्ति मानी जाती है इसे ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स कहा जाता था। यानी देखिए ये तो मानव वो था। अब इसी की एक उपजाति थी ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की, औजार बनाने का कार्य करती थी, इसे जिंजोथ्रेक्स कहते थे। ठीक है, याद रखना इसकी एक उपजाति, याद रखना उपजाति, ठीक है, उपजाति जो औजार बनाने का काम करती थी, उपजाति। ठीक है, इसका कार्य होता था औजार बनाना। ठीक है, औजार बनाने का किसका कार्य होता था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की एक उपजाति जो औजार बनाने का कार्य करती थी, जिसे जिंजेथ्रोक्स कहते थे। क्या कहते थे? जिंजेथ्रोक्स कहते थे। ठीक है, जिंजेथ्रोक्स कहलाती थी इसकी उपजाति। ठीक है, और देखिए ये जो मानव था जो सबसे पहले सीधा होकर चलना शुरू किया था इसने, ये सबसे पहले सीधा होकर चलने वाला मानव जिसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहते थे, यही था मानव जो सबसे पहले सीधा, जिसकी रीढ़ की हड्डी सबसे पहले मजबूत हुई थी। आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि मानव की उत्पत्ति लिख भी रखा है, प्राइमेट से हुई है। तो ये अभी भी आप देखते हो वर्तमान में ये क्या है, देखिए लंगूर क्या है, चारों पैरों से चलते हैं, यानी चारों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बंदर क्या है, चारों का इस्तेमाल करते हैं। छछूंदर भी देखिए वो भी चारों का इस्तेमाल करती है। तो ये पहले क्या करते थे? चारों पैरों से चलते थे। ठीक है, अभी हम उनके पैर ही बोलते हैं, हाथ नहीं बोलते कि चार पैर होते हैं इनके। ठीक है, गाय के कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। तो ऐसे हम बताते हैं, लेकिन मानव के द्वारा आप कितने बताओगे? मानव, अब जैसे हम सीधे होकर चलते हैं तो आप कहोगे कि मानव के कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो उनका आप अलग बांट दिया, हाथों में अलग बांट दिया। ठीक है, और चलने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उनको पैरों में बांट दिया। ठीक है, तो पहले ये क्या करते थे? चारों पैरों से चलते थे। तो इसे बाद में जब ये सीधा होकर चलने लगा, जब इसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई तो इसे कहा गया था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसी की उपजाति होती थी जिंजोथ्रेक्स, जो औजार बनाने का काम करती थी, जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया औजार था। सबसे पहले कुल्हाड़ी, पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी, हैंडेक्स कहते थे। तो इसका निर्माण भी जिंजोथ्रेक्स के द्वारा किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। अब देखिए भारत में जो पाया गया मानव था, ठीक है, भारत में जो मानव की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले, ठीक है, भारत में जो मानव पाया गया था जिसकी उत्पत्ति हुई थी भारत में ही, ठीक है, तो भारत में
जिस मानव के जीवाश्म पाए गए थे, भारत में मानव जीवाश्म, ठीक है, मानव के जीवाश्म जो पाए गए थे, ठीक है, क्योंकि देखिए भारत की हम बात, भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो भारत पे भी आना चाहिए। तो भारत में मानव जीवाश्म जो पाए गए थे, मानव जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए थे, शिवालिक की पहाड़ियों में, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों में मानव के जीवाश्म पाए गए थे। और ये वह मानव था जो आज से लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर पाया जाता, भारत में पाया जाता था। और इसे भी क्या कहते थे, रामापिथिक्स कहते थे। ये भी इसी प्रजाति का था, रामापिथिक्स का। कहाँ गया वो रामापिथिक्स, चलिए अब आएगा। तो भारत में जो पाया जाने वाला मानव था उसे रामापिथिक्स कहते थे। क्या कहते थे, रामापिथिक्स, याद रखना, रामापिथिक्स, पिथिक्स कहते थे। और ये कहाँ से इसके जीवाश्म पाए गए थे, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो भारत में मानव के जो जीवाश्म पाए गए थे वो शिवालिक की पहाड़ियों से पाए गए थे। इसको आप याद रख लेना, ठीक है, पूछ ले, कभी पूछ ले। तो ये मानव अब से कितने साल पहले रहता था, 20 से 25 लाख वर्ष पहले, 25 लाख वर्ष पहले, ठीक है, भारत में निवास करता था ये मानव, जिसे कहते थे रामापिथिक्स। अब एक मानव और है, ठीक है, याद रखना उसका। देखिए एक, इसके अलावा एक मानव और है जिसे हम जानते हैं जावा मानव के नाम से जानते हैं। इसे पिकिंग मानव या जावा मानव भी कहते हैं। अब ये कौन था, देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आग जलाने वाला वह मानव जो सबसे पहले, देखिए एक तो औजार बनाने वाला हो गया, ठीक है, ये आखेटक की भूमिका निभाते थे, चारों पैरों से चलते थे, बाद में जाकर के 2 पैरों से चलना शुरू किया था इन्होंने। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई थी तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया गया था। इसकी एक उपजाति थी जिंजेथ्रेक्स, वो जो औजार बनाने कार्य में काम करती थी, भारत में पाया गया था तो उसे क्या कहते थे, ठीक है, रामापिथिक्स कहते थे। आज से लगभग 20 से 25 लाख वर्ष पहले भारत में निवास करता था ये, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक मानव और था जिसे हम जानते हैं पिकिंग मानव या जावा मानव के नाम से, ठीक है। अब ये कौन था, देखिए पिकिंग मानव या जावा मानव, ये वह मानव था जो सबसे पहले आग जलाना जानता था, ठीक है। आग के बारे में जिसको जानकारी थी तो इसे हम पिकिंग मानव कहते थे, ठीक है, पिकिंग मानव, पिकिंग मानव, ठीक है, पिकिंग मानव, यह सबसे पहले आग जलाना जानता था, ठीक है। इसे आग के बारे में जानकारी थी। सबसे पहले आग का ज्ञान, ठीक है, सबसे पहले आग का ज्ञान जो हुआ था वो इसी मानव को हुआ था, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले जो ज्ञान हुआ था आग का वो किसको हुआ था, इसी मानव को, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आग के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, पिकिंग मानव के द्वारा ही बताया गया था कि आग की खोज, आग के बारे में जो जानकारी थी, आग जलाना जानता था, ये इसका नाम था पिकिंग मानव या जावा मानव कहते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं हमने क्या क्या किया था। कल से हम जो करेंगे वो करेंगे, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल तो मैंने शुरू कर दिया है आज यहीं से ही, ठीक है। अब जो हमें देखना है, ठीक है, अब हम चलेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये भारत के इतिहास की बात करेंगे हम, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास की, क्योंकि हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो इसी में कल जो हम शुरू करेंगे पहले प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से क्या क्या चीज़ें आज हमने करी हैं, ठीक है। तो शुरुआत हमने करी थी भारतीय प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल की हमने बात करी थी। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज को। इन्होंने 1842 AD में, ठीक है, कहाँ से खोजे थे उपकरण, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगासुर नामक स्थान से कुछ पत्थर के उपकरण प्राप्त किए। जब इन्होंने पाया, इन्होंने इसका अध्ययन किया तो बताया कि ये किस काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से। उसके बाद 1853 में जॉन इवांस, इन्होंने जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर से उपकरण प्राप्त किए थे नर्मदा नदी घाटी से, और इन्होंने भी अध्ययन किया तो प्रागैतिहासिक काल के बताए। उसके बाद 1853 में रॉबर्ट ब्रुसफुट कृष्णा नदी घाटी से इन्होंने उपकरण प्राप्त किए थे, यानी बस्तियां भी प्राप्त करी थी इन्होंने। और मैंने बताया था कि सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई जो औजार था वो पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी थी, इसकी खोज भी करी थी इन्होंने। कुछ बस्तियां प्राप्त करी थी। बस्तियों में देखिए दोनों आते हैं, 1930 में बर्किट आते हैं, MC बर्किट, इन्होंने भी कृष्णा नदी घाटी से ही प्राप्त करे थे। उसके बाद 1935 में पीटरसन और डिटेरा सबसे प्रमाणिक जानकारी इन्होंने दी थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या चला था। किसी वस्तु, देखिए ये था आयु का पता लगाने के लिए मैंने बताया था कार्बन डेटिंग विधि और यूरेनियम डेटिंग विधि, 2 विधियों का प्रयोग करते हैं।
तो किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए दो विधि, कार्बन डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि। इसमें मैंने बताया था कि